हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों चैप्टर मिलाकर 15 मार्क्स का बनता है और 15 मार्क्स किसी भी मामले में कम नहीं होते। तो अच्छा स्कोर करना है तो इस टॉपिक पर आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी। तो आइए आज इसका रिवीजन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन अपन कोशिश करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा लॉन्ग में करके इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तैयार करने की, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके इस चैप्टर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो अपन समझ लें कि फाइनेंस एक अलग सब्जेक्ट है और हमें उसका मैनेजमेंट करना है। अब आप पहले समझिए कि फाइनेंस की ज़रूरत क्या है, फाइनेंस है क्या। एक्चुअली बिज़नेस में फाइनेंस की ज़रूरत क्या होती है। बिज़नेस में आपको एसेट्स खरीदनी होती है ना, सारी एसेट्स खरीदनी होती है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है ना। इन सब के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है ना। वो फाइनेंस अरेंज करने के डिफरेंट तरीके आपके पास हो सकते हैं कि कभी आप शेयर होल्डर से पैसा लें, कभी आप लोन क्रेडिटर यानी डिबेंचर से पैसा लें, कभी बैंक से फाइनेंस कराएं। तो डिफरेंट तरीके से आप फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। अब ये बिजनेस फाइनेंस जो है, इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो बिजनेस फाइनेंस रिफर टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस फाइनेंस क्या है? ये मनी का रिक्वायरमेंट है जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए अरेंज किया जाता है। इट इज़ कंसर्न विथ एक्विजिशन ऑफ फंड्स। इसका संबंध कैसे है? फंड्स के एक्विजिशन से, कि कैसे फंड्स को प्राप्त करना है ना। यूज़ ऑफ फंड्स, फिर उस फंड्स को जो आपने अरेंज कर लिया है उसका यूज़ कैसे करना है। जितना बेटर आप यूज़ करेंगे बिजनेस में फंड्स को, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो पहला काम है कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कैसे फंड्स अरेंज करें, इसको डिटेल में अभी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा है उस फंड्स का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, है ना। और जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो आने वाले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बिजनेस इंटरप्राइजेज में आपको करना है, ये काम है बिजनेस फाइनेंस का। अब अगर बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो डिटेल में समझ लेना चाहिए हमें कि नीड क्या है बिजनेस फाइनेंस की, ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो बिजनेस फाइनेंस की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? पहला काम है कि स्टार्ट और इस्टेब्लिश करने के लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, इस्टेब्लिश करना चाहें, तो उसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी एसेट्स खरीदनी होगी, उसका रॉ मटेरियल खरीदना होगा, उसके डे टू डे की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होगी, जिसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट, पहली नीड्स हमारी बिज़नेस को स्टार्ट और इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा है रन करना है डे टू डे एक्टिविटीज़। जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो रोज़ आपकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे पेमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, मटेरियल का पेमेंट करना पड़ता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तीसरी बात, अगर आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपनी कंपनी को, यानी नई मशीन्स लगाना चाहते हैं, नए इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक बिज़नेस चल रहा है, आपको लगता है इससे मिलता जुलता दूसरा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और लास्ट, परचेज़ करना है अपने को टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। ये तो आप जानते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होती है और इनटेंजिबल क्या होती है ना, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में। तो इन एसेट्स को परचेज़ करने के लिए भी बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये हमारी नीड्स हैं। बेसिकली 4 पॉइंट में आप इसे कवर कर सकते हैं। एक तो बिज़नेस को स्टार्ट और इस्टेब्लिश करना, दूसरा रन करना डे टू डे एक्टिविटीज़, तीसरा मॉडर्नाइज करना, एक्सपेंड करना या डाइवर्सिफाई करना, और चौथा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को परचेज करना। अब आते हैं अपन कि इन सब से मिलकर जो बात बनती है वो अपना टॉपिक है, और टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब समझ लें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। ये तो आपने बिजनेस फाइनेंस को समझा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स का फ्लो क्या होता है? इनकमिंग और आउटगोइंग, दोनों फंड्स हमें चाहिए। इनफ्लो भी चाहिए फंड्स का और आउटफ्लो भी चाहिए, है ना।
तो क्या कह रहे हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब हमें ऐसे कई डिसीजन लेना है जिसमें फंड्स को प्रोक्योर करना है। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, और जो फंड्स हमें मिला है उसका इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट्स में करेंगे, और उसके बाद जो भी अर्निंग्स होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाना है। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट बनते हैं। एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से हम फाइनेंस अरेंज करेंगे, फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे, हम शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे या बैंक से फाइनेंस करेंगे, ये हमें डिसीजन लेना है। फिर उस फंड का यूज़ किस तरीके से करेंगे, कितनी हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, कितनी हम टेंजेबल या इनटेंजेबल एसेट्स खरीदेंगे, कितनी हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमको देखना है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखना है फिर आपको। और उसके बाद अगर अपने को प्रॉफिट होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, कितना रिजर्व बनाएंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारे फंड्स का, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है कि जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है ना, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए, ऐसे आपके एफर्ट्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगी? जितने ज़्यादा प्रॉफिट होते जाएंगे उतने ज़्यादा रिजर्व बनेंगे और उन्हीं सबसे मिलकर आपके इक्विटी शेयर्स की प्रॉफिट मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, इक्विटी शेयर्स की प्राइस जो है मार्केट में उसको बढ़ाना है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना कितना करने वाले हैं, यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये कहलाते हैं आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला वाला जो होता है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ये टर्म याद रखें आप, कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये दोनों एक ही होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जितने भी आप एसेट्स खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, प्लांट खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, उनमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वर्किंग कैपिटल तो आप समझते हैं, यानी आपका स्टॉक है, आपके डेटर्स हैं, है ना, आपका रॉ मटेरियल है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ते हैं। अब इन डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं ना, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपने फंड्स को कितना फाइनेंस किया हुआ है और उस फंड्स पर आपको कितना इंटरेस्ट देना है। जितना इंटरेस्ट देना है उससे आपके कितनी इनकम हो रही है, रेवेन्यू कितना निकल रहा है आपका, जो कि रेवेन्यू निकलेगा तभी आप इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। तो आपकी डिसीजन ऐसे होना चाहिए कि जो भी ये लोन आपने लिया है, जिस तरीके से भी आपने फाइनेंस कराया है, उसकी कॉस्ट निकलती रहे। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, कितना रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है आपका, 10%, 15%, 20%, 30%। तो आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि कुछ रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता रहे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ना, जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया देखा जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको आप इन्वेस्ट करते समय ध्यान में रखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स जो भी होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये फैक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 तरीके से फाइनेंस होगा, एक तो शेयर होल्डर्स से और एक बारोड फंड से। बारोड फंड में 2-3 तरह के फंड्स आ सकते हैं कि जैसे डिबेंचर्स, यानी पब्लिक से आप लोन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं डिबेंचर।
डिबेंचर से कितना फाइनेंस करा रहे हैं, बैंक से आप कितना लोन ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना ले रहे हैं। तो अगर अपन देखें तो दो कैटेगरी हो गई इसमें, एक ऑनर फंड्स यानी शेयर होल्डर से कितना ले रहे हैं, और एक बारोड फंड यानी उधार कितना ले रहे हैं आप बैंक से, फाइनेंस से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है ना, कितना आप ले रहे हैं। तो ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे शेयर होल्डर से आप पैसा लेते हैं, तो जब शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो आपको सिर्फ डिविडेंड देना है, और वो भी तब जब आपको प्रॉफिट हो। लेकिन जब आप बारोड फंड लेते हैं तो उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, तो उतनी आपकी अर्निंग होनी चाहिए। तो जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो आपको बारोड फंड ज़्यादा लेना चाहिए, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो आपको ऑनर फंड यानी शेयर होल्डर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन। जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना कितना डिविडेंड दिया जाएगा, रेट उसका परसेंटेज क्या होगा, ये सारे डिसीजन आपको लेना है डिविडेंड डिसीजन में। चलिए अब आप इस बात पर आते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना है ना। तो जब भी हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है। सबसे पहला है कॉस्ट। जब आप लोन कहीं से फाइनेंस कराते हैं, है ना, तो आपको पता करना पड़ता है कि इस लोन के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से और आपको इस पर पैसा खर्च करना है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप उसे अवॉइड करें, और वो फाइनेंशियल मेथड जिसमें कॉस्ट कम आती हो, यानी वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जहाँ कॉस्ट कम नज़र आती हो आपको, वहाँ से आपको लोन फाइनेंस कराना चाहिए। तो अगर लोन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप शेयर्स की तरफ जाएं, यानी ऑनर्स फंड की तरफ जाएं। और अगर आपको लगता है बारोड फंड कॉस्ट वाइज आपको चीप पड़ता है तो फिर आप बारोड फंड की तरफ जाएं। दूसरा है रिस्क। आप देखेंगे जब अपन ऑनर्स फंड से फाइनेंस कराते हैं तो अपने को रिस्क नहीं है ना, कम से कम रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपको डिविडेंड देना होता है, और डिविडेंड जब प्रॉफिट हो तब दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, शेयर होल्डर फंड का जो पैसा होता है उसको रिटर्न करना भी इतना ज़रूरी नहीं होता कंपनी की लाइफ टाइम में, बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बारोड फंड लेते हैं तो उसमें फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है, और एक टाइम पर आपको ये फंड्स रिफ़ंड भी करना पड़ता है। तो इसमें फ़िक्स इंटरेस्ट देने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करेंगे उतना रिस्की होगा ये फ़ंड। तो आपको रिस्क फैक्टर देखना है, कितनी रिस्क आप बियर कर सकते हैं। फिर है फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट होती है जो सिक्योरिटीज़ हैं इनको इशू करने की कॉस्ट फ्लोटिंग कॉस्ट होती है। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर डिबेंचर। तो आप देखिए शेयर इशू करते समय बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। आपको शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ता है, सेबी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, शेयर्स प्रिंट कराने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत पैसा लगता है। इसी तरह आपको लोन फाइनेंस कराने में भी कुछ ना कुछ खर्चा आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है उसमें। तो जो फ्लोटिंग कॉस्ट आपको कम दिखती हो उस फाइनेंस की तरफ आपको जाना चाहिए। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है जब आप फाइनेंस कराते हैं और पैसा कंपनी के लिए लेकर आते हैं तो उस पैसे से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, ये इतना होना चाहिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकल जाए ना, कुछ ना कुछ आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता रहे, और वो इतना होना चाहिए जिससे आप जो भी रिस्क है उसको कवर कर सकें। फिर है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, डे टू डे का जो आप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना, किसी को सैलरी देना है, रॉ मटेरियल का पेमेंट देना है, रेंट देना है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर है ना, तो फिर आपको फाइनेंस कराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोन लायबिलिटी आप ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और क्योंकि आपकी ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो ये एडिशनल इंटरेस्ट निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे टाइम आप शेयर्स इशू करके फाइनेंस अरेंज करा सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं अपन कंट्रोल कंसिडरेशन पर। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या कहता है? कंट्रोल कंसिडरेशन ये कहता है कि जो लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं, मतलब
जितने आपने पहले इशू किए हैं, अब उसके बाद और आप शेयर्स इशू करते हैं तो उससे क्या होगा, कंट्रोल कम होता जाएगा। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल कम होगा और जो नए आएंगे उनका इंटरफेरेंस बढ़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते, डिसीजन जल्दी लेना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो इस पॉइंट को आप कैलकुलेट करें ना, इवेल्युएट करें कि आप कितना कंट्रोल कंसीडरेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उसके बाद है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट की पोजीशन क्या है आपकी, जहाँ भी आप बिज़नेस करते हैं उस कंट्री में ना। जैसे मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, बूम चल रहा है, तो इजीली शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगी और आपका शेयर हाथों हाथ बिक जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, रिसेशन चल रहा है, लोग इन्वेस्ट करने में घबरा रहे हैं, ऐसे टाइम में अगर आप शेयर इशू करेंगे तो आपके शेयर हो सकता है उतने ज़्यादा लिए ना जाए मार्केट में। तो ये बात ध्यान में रखें कि कैपिटल मार्केट की जो भी पोजीशन है उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर लें। फिर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो भी आप फाइनेंस करते हैं उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। वो जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्स काटने के बाद आपका नेट प्रॉफिट क्या बचता है उसको टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसे परसेंटेज में निकाल लें। मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 20% और आपने जो लोन लिया हुआ है वो 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया हुआ है। इसका मतलब आप कंफर्टेबल पोजीशन में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना है 15% और आपका फ़ंड जो रेज हो रहा है इस नए इन्वेस्टमेंट की वजह से वो 20% है। तो आप कंफर्टेबल हैं, इजीली पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि आपको इंटरेस्ट देना है 20% और आपका फ़ंड जो जनरेट हो रहा है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है आपको वो 15% ही है, तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। अगर इस पोजीशन में आपकी सिचुएशन बनती है तो आप बिल्कुल भी फंड्स को यानी बारोड फंड्स को इंटरटेन ना करें। फिर आता है टैक्स रेट। ये तो आप जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। उस इनकम टैक्स को डिडक्ट करने के बाद फिर आप डिविडेंड बांटते हैं शेयर होल्डर्स में। तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो एक मेजर पोर्शन आपकी इनकम का टैक्स में चला जाएगा और शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा। ऐसे टाइम अगर आप लोन लेते हैं तो जो लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो बिज़नेस का एक्सपेंसेस माना जाता है, वो प्रॉफिट में से कम हो जाता है और उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा, यानी कम अमाउंट पर टैक्स कम देना पड़ेगा आपको। इससे शेयर होल्डर्स का ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब टैक्स रेट ज़्यादा हो ना तो आपको क्या करना चाहिए, बोरोड फंड की तरफ जाना चाहिए, और जब टैक्स रेट कम हो तब आपको ऑनर्स फंड की तरफ जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी ये कहती है कि जब आप लोन लेते हैं तो उसको पे करना पड़ेगा आपको। तो कई बार ऐसा होता है हम लोन लेते जाते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते जाते हैं, तो आगे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि कभी बहुत इमरजेंसी में अगर आपको लोन लेना पड़ा तो क्या आप इस पोजीशन में हैं कि उस पर इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो ये पोजीशन हमेशा बना कर रखें कि फ्यूचर में आप ऐसी स्पेस छोड़कर रखें कि आपको और लोन की ज़रूरत हो तो आपकी पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि उस एडिशनल लोन पर इंटरेस्ट पे करने पर आप कैपेबल हो, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बनाना पड़ेगी। और लास्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कंपनी एक्ट ने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की हुई हैं कि जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को तो उसके पहले आपको बहुत सारे प्रोविज़न बनाने पड़ते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन देना पड़ती है, बहुत से रिजर्व बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और विद इन फ्रेमवर्क आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वो फैक्टर्स थे जो फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लें इन फैक्टर्स पर ज़रूर कंसीडर करें। अब बात करते हैं अपन डिविडेंड डिसीजन की। जैसे कि आपको पता ही था कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड क्या होता है, जो भी टोटल प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसमें से टैक्स पे करने के बाद, कुछ रिजर्व बनाने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, है ना।
तो अब ऐसे फैक्टर्स पर अपन ध्यान देंगे जो डिविडेंड डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग। पहले आपको ये देखना है कि आपकी अर्निंग जो है वो कम है कि ज़्यादा है ना। तो अगर ज़्यादा अर्निंग होगी तो आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, कम अर्निंग होगी तो आपको कम डिविडेंड देना है। फिर उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आगे आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये जो अर्निंग हो रही है इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब फ्यूचर में भी ऐसी अर्निंग होती रहेगी या कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर अर्निंग बनी रहती है तो आप सेम रेट में डिविडेंड दे सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है इस बार अर्निंग ज़्यादा हो गई, अगली बार हो सकता है कम हो, तो फिर आपको कम डिविडेंड ही डिक्लेयर करना चाहिए ना। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब जो डिविडेंड मिलता है, मान लीजिए 10% डिविडेंड है, ठीक है, तो वो 10% डिविडेंड मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप कोशिश करें वो थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो कम किसी हालत में नहीं होना चाहिए। तो एक बार आपने अगर 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कोशिश कीजिए आसपास 10.5%, 11%, 12% ऐसा डिविडेंड हो, लेकिन कम ना हो। तो जिन सालों में ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है उनमें भी आप 10% दें, और जिनमें कम हो रहा है उनमें पुराने रिजर्व को ऐड करके आप डिविडेंड दे सकते हैं उसी रेट पर। ओके। फिर आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको फ्यूचर में अभी और ग्रोथ करना है, नई नई ब्रांचेस बनाना है ना, नया मतलब मॉडर्नाइजेशन करना है आपको। तो ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके लिए आपको कुछ पैसा बचा कर रखना होता है। तो जब भी आपकी अर्निंग हो तो उसमें से अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करें, ताकि उससे आपकी ये अपॉर्चुनिटीज़ फुलफ़िल होती रहें। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ग्रोथ कर चुकी हैं, तो उनको ज़्यादा सेविंग की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि जब, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसका एक फ़िक्स टाइम के अंदर पेमेंट भी होना ज़रूरी है। तो आप डिक्लेयर करते समय ये देख लें कि आपकी कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, आपके पास सफिशेंट कैश है ताकि आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका पेमेंट कर सकें ना। तो इसको ज़रूर एसेस कर लें। फिर आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। कई बार क्या होता है, आपके पास यंग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अभी तो हम कमा रहे हैं, एज भी हमारी यंग है, तो अभी हमें ज़्यादा डिविडेंड की ज़रूरत नहीं है, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाए ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ओल्ड शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं ना, ओल्ड शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले ताकि उनका खर्चा चलता रहे, क्योंकि वो जॉब में तो होते नहीं हैं, पेंशन से काम चला रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम उन्हें अगर ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो वो कंफर्टेबल होंगे। तो आप एसेस करें कि आपके पास किस तरह के शेयर होल्डर्स हैं और उनका प्रेफरेंस क्या है। फिर आते हैं अपन टैक्सेशन पॉलिसी पर। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब है कि आपकी कंट्री में टैक्सेशन की पॉलिसी किस तरह की चल रही है। ये तो आपको पता ही है कि कंपनी के प्रॉफिट पर पहले टैक्स दिया जाता है। अगर हायर रेट का टैक्स चल रहा है तो आप डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और अगर लोअर रेट पर टैक्स चल रहा है तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा डिविडेंड आप पे करते हैं तो आपके शेयर्स की वैल्यू और बढ़ती है, और अगर कम डिविडेंड पे करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। तो आपको ये इम्पैक्ट ध्यान में रखना है और ये कोशिश करना है कि आप किस तरह का इम्पैक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। एसेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट से है ना। तो ये आपको देखना है कि आपका एसेस यानी पहुंच शेयर मार्केट की तरफ कैसी है। अगर इजीली आप शेयर मार्केट की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको शेयर्स इशू करने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और इजीली आप शेयर्स ज़्यादा इशू करेंगे और बारोड फंड की तरफ कम जाएंगे ना। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो एस्टिमेट करता है फंड्स की रिक्वायरमेंट को ना, कि कितना फंड्स आपको चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट को डिसाइड करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरी बात, जो भी फंड्स हैं उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है आपको। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप फंड्स कितना चाहिए और उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके और टाइमली ये आपका फंड्स अवेलेबल हो जाए, ये सब मिलकर बनती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स देखें अपन फाइनेंशियल प्लानिंग के, कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है ना।
पहला तो है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर। जब भी फंड्स की अवेलेबिलिटी यानी जब भी फंड्स का रिक्वायरमेंट हो तो फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, है ना। अगर टाइमली फंड्स नहीं मिलेगा तो आपका पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ फंड्स बिल्कुल टाइम पर आपको अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, अनश्योर अननेसेसरी फाइनेंस इज़ नॉट रेज। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंस कराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फंड्स उतना ही फाइनेंस कराएं जितनी रिक्वायरमेंट है ना। एक्सेस फंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को ख़राब कर सकता है, फाइनेंशियल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ये दो ऑब्जेक्टिव हैं कि टाइमली फंड्स रिक्वायर जब भी हो वो आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए और अननेसेसरी फंड्स को आप क्रिएट ना करें, फाइनेंस ना करें। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें पहला है कि ये कंपनी को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं, आज आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो प्लानिंग कब के लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। तो आज अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपकी कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार हो जाती है कि जब भी इसे फाइनेंस की ज़रूरत होगी फाइनेंस अवेलेबल होगा। दूसरा, इट हेल्प्स अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। आप तो जानते हैं बिजनेस में बहुत सारी रिस्क होती हैं, डे टू डे की प्रॉब्लम होती हैं। अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम और खड़ी हो जाए तो फिर बिज़नेस रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिज़नेस के शॉक्स और सरप्राइजेस से बचने के लिए बेहतर है कि आप पहले से प्लानिंग कर लें। इट हेल्प इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ना। ये क्या करता है? अचीव करता है कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन अचीव करता है। ये हर फंक्शन में कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, ये सारे कोऑर्डिनेशन के साथ डिसाइड हो जाते हैं। तो ये आपका एक फीचर है इम्पोर्टेंस का। इसके बाद अपन आते हैं कि डुप्लीकेशन और गैप को जो है वो ये अवॉइड करता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें वर्क का डुप्लीकेशन ना हो, दो बार ना हो जाए। आप भी जो काम कर रहे हैं वो कोई और भी ना करे ना, और किसी तरह का गैप ना रह जाए कि यार इस पॉइंट पर तो हमने सोचा ही नहीं। तो ये सब प्लानिंग में आ जाता है जिसमें हर पॉइंट आप कंसीडर कर लेते हैं। इट हेल्प टू लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। ये तो प्लानिंग का हिस्सा ही है कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं वो प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ब्रिज का काम करता है। तो यहाँ पर भी इसकी ये इम्पोर्टेंस काम आ रही है। इट मेक्स द इवेल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। फिर आप इसको इवेल्यूएट भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि आपने क्या डिसाइड किया हुआ था और एक्चुअली जो आपने डिसाइड किया था वो आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, है ना। तो ये आपकी इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए अब बात करते हैं फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल को अपन कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। फिक्स कैपिटल में आता है कि आप प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना। और वर्किंग कैपिटल में आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जब अपन फिक्स कैपिटल के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए अपने को टाइमली और चीपेस्ट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, इसको बहुत देखभाल कर किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग की या फिक्स कैपिटल की ना। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इफेक्टिव रहता है, यानी लंबे समय की अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल बजटिंग यानी फिक्स एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, क्योंकि इसी से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड इन्वॉल्व। जब आप फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें फंड्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, ज़मीन खरीदनी पड़ती है, मशीनरी खरीदना पड़ता है, प्लांट खरीदना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व रहती है इसमें, है ना, क्योंकि लंबे समय तक ये फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसी से आपको कमाना है। बीच बीच में टेक्निक्स चेंज हो सकती है, कुछ और चेंज हो सकता है जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए, तो बहुत सारी रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहती है। इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार आपने फिक्स कैपिटल पर इन्वेस्ट करने का डिसीजन बना दिया तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार प्लांट बन गया, लंबा चौड़ा बड़ा सा प्लांट आपने बना दिया, है ना, उसको फैब्रिकेट कर दिया, मशीनें लगा दी, इंस्टॉल कर दी, तो फिर उनको रिवर्स नहीं कर सकते।
तो ये डिसीज़न लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आपको किस तरह की मशीन, किस तरह का प्लांट लगाना है। ठीक है, तो ये है आपका इम्पोर्टेंस फिक्स कैपिटल की। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर आपको देखना होगा। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगी, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें फिक्स कैपिटल कम लगेगी। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और अगर छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं आप तो आपको कम कैपिटल यूटिलाइज करनी पड़ेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक्स, ये आपको देखना है कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं या लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो उसमें मशीन्स, प्लांट वगैरह ज़्यादा होंगे, कंप्यूटर वगैरह का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, तो इनमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें कैपिटल का कम इन्वेस्टमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, कई एसेट्स ऐसी होती हैं जिसमें बार बार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ता है। कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस जितने भी हैं वो इसी तरह के होते हैं जिनमें बार बार अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ फर्नीचर बेस्ड कोई बिज़नेस है तो उसमें इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं होता, तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ऐसी कंपनियाँ जो आगे और ग्रोथ करना चाहती हैं तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उन्हें ना, और जिन कंपनियों को आगे ग्रोथ के चांस नहीं है उनको कम इन्वेस्टमेंट में ही काम चल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, कई बार ऐसा होता है कि एक बिज़नेस आप करते हैं, वो अच्छा शुरू हो जाता है, एक प्रोडक्ट चलने लगता है तो आप दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करने लगते हैं, फिर तीसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करने लगते हैं। अगर इस तरह का आपका बिज़नेस है तो आपको ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। और अगर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं है तो आप कम कैपिटल लगाकर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर 2-3 लोग मिलकर, 2-3 कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं तो हर एक को कम कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपका किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है तो सारा कुछ इन्वेस्टमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर आपको गहराई से सोचना है और फिर डिसीजन लेना है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो डिसाइड करते हैं कि कितनी फिक्स कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल रिफर टू द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स को बनाए रखने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। और वर्किंग कैपिटल तो वैसे आप जानते ही हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। तो पहले अपन समझ लें करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, डेटर्स हैं, फिनिश गुड का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपके वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स में आते हैं। करंट लायबिलिटी की बात कर दें तो उसमें क्या क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स या 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। इनमें क्या आता है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है ना, और एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो सकते हैं। ये आपकी करंट लायबिलिटी है। अब कितनी तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की अगर अपन बात करें तो सम टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जितनी करंट एसेट्स है उसका टोटल कर लीजिए आप, तो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। और करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी आप माइनस कर देते हैं तो ये नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल डिसाइड करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिज़नेस का नेचर इस तरह का है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपका बिज़नेस का नेचर ऐसा है कि वो ट्रेडिंग बिज़नेस है तो वहाँ पर कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप लार्ज स्केल पर ऑपरेशन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और छोटे लेवल पर अगर आपके ऑपरेशन चलते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बिज़नेस साइकिल की बात करें अगर अपन, जो कि अपना तीसरा नंबर का फैक्टर है, उसमें क्या होता है, बूम टाइम में आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है और रिसेशन में कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। सीजनल फैक्टर भी होते हैं इनमें। अगर बिज़नेस आपका सीजनल है
तो जो आपका सीज़न है बिज़नेस का, उस समय आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जब सीज़न ऑफ हो जाए तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम लगेगी। फिर है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने में कितना टाइम लगता है। अगर ये लॉन्ग पीरियड है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर ये कम पीरियड में आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसके बाद है क्रेडिट अलाउड। कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस में आपको क्रेडिट देना पड़ता है, यानी क्रेडिट पर सेल करनी होती है। तो ऐसे टाइम पर जब आप ज़्यादातर क्रेडिट सेल करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर आप कैश पर सेल ज़्यादा करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। फिर है क्रेडिट अवेल्ड, जिनसे अपन मटेरियल परचेज़ करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, सर्विसेज अपन लेते हैं। अगर उनसे हमको क्रेडिट मिल जाए तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। और अगर उनकी तरफ से अपने को क्रेडिट नहीं मिलता है, कैश पर ही सारी परचेज़ की जाती है, तो फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कई बार हमारा रॉ मटेरियल इतना क्रूशियल होता है कि वो इजीली मिलता नहीं, तो हमें लमसम खरीदना पड़ता है। ऐसे टाइम हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, और अगर रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल है तो हम छोटे छोटे शॉर्ट्स में उनको ख़रीद सकते हैं और कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों आप फील फ्री रहें बिल्कुल उनको पूछने के लिए, मुझसे डिस्कस करने के लिए ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगले चैप्टर का वेट करें, बहुत जल्दी हम आपको लेकर आ रहे हैं एक नया चैप्टर, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।